हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। बुलाने वालों की उम्रें गुजर गई, हम आपके एक इशारे पे आ गए। चलो, अपना क्या चल रहा था? अपना चल रहा था मौर्य वंश, तो जिसमें हमने चंद्रगुप्त को पढ़ लिया था और बिंदुसार को भी पढ़ लिया था। आज बिंदुसार को टाबरियो अशोक को पढ़ेंगे। तो अशोक एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है, क्योंकि रीट वगैरह में स्पेशल लगता ही है। और कब बने थे ये आपको पहले भी बताया था, 273 ईसा पूर्व लगेगा। लेकिन राज्याभिषेक कब करवाया उन्होंने? 269 ईसा पूर्व, यानी कि 4 साल बाद। तो 4 साल में क्या किया भी, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बातें हैं। तो वैसे अशोक की कोई विशेष बात तो है नहीं, और लड़ाई के नाम पर बस इसकी एक लड़ाई है जिसके वजह से आगे प्रसिद्ध हुआ। और बाकी इसने क्या किया है, शिलालेख लिखवाए हैं। बस नोट्स होना है, इन्हें बिना दगड़ में लियो बैठे के लिखवाया है। तो अब इसके जितने भी शिलालेख हैं उसमें क्या है, अलग अलग नाम आते हैं। जैसे कि मगधाधिराज, मगधाधिराज, दीवाना प्रिय और पियदेसी, और राजा अशोक भी बोलते हैं। राजा अशोक। और एक इसका नाम चंडाशोक भी बोलता जाता है। तो चंडाशोक ये नाम कैसे पड़ा भी, कुछ ये बताते हैं। कुछ महिला अशोक की बुराई करने लग रही भी, अशोक तो कोजो है और कान मोटो है, छोटो है, दाढ़ी है, आ है, बा है, जो भी है। लड़कियां थोड़ी ज़्यादा हुआ है, चलो गुस्सा कर जाइए फिर। तो अशोक के करो बन के जिंदा जलवा दी, इंग वजह नाम है चंडाशोक पड़ा था। तो लिप्त हो गए इसके जैसे भी उपनाम मानो जो भी है। तो आप बात करा भी अशोक का नाम अशोक कहाँ मिला, तो सर्वप्रथम मास के अभिलेख में, मास की गुर्जरा, नेतूर और उदयगुल, इनमें इसका नाम अशोक मिला। मेन बात तो आए। बाकी बात यह है, समझने वाली इसमें कोई बात है नहीं, बस रट्टो लगाना है। बस थोड़ा सा क्या है कि रीट वगैरह में ये थोड़ा स्पेशल लगता है, इसलिए थोड़ा सा बताना ज़रूरी है। तो इन सब में इस अशोक का नाम क्या है, अशोक मिलता है। तो शुरुआत में जैसे कि अशोक किसकी वजह से प्रसिद्ध है? अशोक जैसे कि शिलालेख, और फिर हो गए इसके स्तंभलेख, और फिर हो गए गुहालेख। ये कितने हैं? 14 होगा 2 7, और ये 3। ये 6 जगहों से 7 मिले, और वो 3 14 शिलालेख, 14 होगा 2 7 स्तंभलेख और 3 गुहालेख। तो शुरुआत में खोजना शुरू किया इधर उधर से। तो सर्वप्रथम कहाँ मिला था? पाकिस्तान के अंदर मिला था। पाकिस्तान पहले भारत के अंदर ही था। तो सबसे पहला जो मिला था, सफलता किसको मिली थी? 1750 के अंदर टी फैंथलर, दिल्ली मेरठ। तो इसको ये मिला था। और लेकिन भाइडो की पढ़ कौन पायो? पढ़ क्यों कौन पाए? हो सकता है इसे भाषा समझ नहीं आई होगी, क्योंकि भाषा थी इसकी बर्मी, ग्रीक और आरबाइक। तो सबसे पहले जो पढ़ने की जो सफलता मिली थी वो कब मिली थी? 1837 के अंदर।
और किसको? जेम्स को। तो उसको मिला था दिल्ली टोपरा अभिलेख में, और उस पहले पढ़ने की सफलता उसे मिली थी और बाद में वो क्या पढ़ते ही गया। तो जैसे जैसे मिले वैसे वैसे क्रम देते गए। टोटल कितने हैं? 14। 14 आपको याद रहे तो भी अच्छी बात है, ना रहे तो भी अच्छी बात है, लेकिन एक 13वां आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेन यही है। और बाकी जिक्र हम सभी का करते हैं, जो मेन है पहले उसी को ही देखते हैं। तो अब आप देखा मेन 13वां, मेन यही है। मेन कौन सा? 13वां, जिसके लिए अशोक पढ़ा जाता है और इसके लिए अशोक के आगे मान लगता है। इन सब की जानकारी इस 13वें शिलालेख में के अंदर मिलती है। 13वां क्या है? कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध। कलिंग पड़ता है कहां पर? उड़ीसा में। उड़ीसा। तो 13वें शिलालेख के अंदर अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन है, जो कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। कलिंग का शासक कौन था? नंदरा। इस युद्ध में अशोक विजय हुआ था, और यह बताते हैं लगभग 1.5 लाख लोग मारे गए और 1 लाख को बंदी बना लिया गया। तो युद्ध के बाद अशोक देखने गया वहां का सीन। तो अशोक की पत्नी बौद्ध धर्म से थी, यह बात आपको पहले भी बताई, और अशोक के ऊपर भी थोड़ा बहुत बौद्ध धर्म का प्रभाव था। तो अब अशोक ने जैसा वहाँ का सीन देखा तो उसको क्या थोड़ी बहुत चेंजिंग आ ही जाती है। तो अशोक उदास सा हो गया, और जैसे वहाँ का सीन देखा तो और देखते ही बोला कि देखो कैसे टावरों को काटा वाड़ा मारा गया होगा। तो वहाँ क्या अशोक को हृदय परिवर्तन हो गया था, तो वहीं से उसने हथियारों को छोड़ दिया था। तो वहीं से शुरू हो गया था भेरी घोष की जगह धमघोष। और जो भेरी घोष और धमघोष के लोचो है, भेरी घोष और धमघोष। तो बात करा आप की भेरी घोष क्या होता है। तो युद्ध जब शुरू होता है तो उसमें सबसे पहले वाद्य यंत्र बजते हैं, जैसे नगारा वगैरह, तो वो हो गया भेरी घोष। जैसे कि आपने कभी देखा होगा, मतलब कि नाटकों वगैरह में, मतलब फिल्म वगैरह आती रहती है, तो युद्ध शुरू होने पहला क्या है, वाद्य यंत्र बजे जावे। तो वो क्या है कि एनर्जी लाने खातर, जोश जगाने खातर। अब थाने सीधो या कह दे अभी खड़े होगे नाच लियो, तो थे नाच लियो आगे। अगर गानों चालता है कमर तेरी जो भी है, गानों चलाते ही ऑटोमेटिक है हलना जी। तो वो तो हो गया युद्ध में वाद्य यंत्र बजने वाले को क्या बोला जाता है, भेरी घोष। और धमघोष, धमघोष सीधा से ये मानो भी धर्म, धर्म का अर्थ धमघोष, या धमघोष की धमघोष का अर्थ धर्म। तो युद्ध के अंदर और जो ये आपको बताया वाद्य यंत्र बजते उसको रणभेरी भी बोला जाता है, रणभेरी। और अशोक बता दें आपको कि युद्धों में भी बड़ा एक्सपर्ट था, लेकिन फिर भी उसने ये धमघोष अपनाया। तो बोला भी बंद करो ये वाद्य यंत्र वगैरह, तो तब उसने धर्म अपना लिया, यानी कि धमघोष। तब अशोक प्रसिद्ध है। तो अब हम देखते हैं बाकी 14 शिलालेखों को। तो इसको अलग से बनाते हैं।
अब देखते हैं हम 14 शिलालेखों को। पहला, और बता दूं 4 लिपियां इसकी। 4 क्या है? लिपि, जैसे ब्रह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और आरमाइक। तो पहले में वन को कैसे लिखते हैं? ONE, वन में कौन रहते हैं? पशु। तो पहले में बताया गया कि पशु हत्या बंद, पशु हत्या बंद। अगर जरूरत पड़ने पर क्या मारोगे आप? 2 हिरण प्लस 1 मोर, वो भी विशेष अवसर पर। फिर आ गया 2 नंबर, तो पशु प्लस मानव चिकित्सा उपलब्ध, पशु प्लस मानव चिकित्सा उपलब्ध। तो 3 नंबर पे आता है, वैसे रटने वाली बात है। तो 3 नंबर पे 3 अधिकारियों की नियुक्ति करेगा कौन? किसकी? युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक। 3-5 यानी कि हर 5 साल बाद दौरा करेंगे। उसके बाद में 4 नंबर वही बेरी घोष की जगह धम घोष अपनाया। तो अब आता है 5 नंबर पे। तो 5 नंबर पे क्या है? धम्म महापात्रों की नियुक्ति। धम्म महापात्रों की नियुक्ति। उसके बाद में 6 नंबर, जनता के बारे में सूचना। बोलो मैं चाहिए खटे ही बैठे हूँ, मैं मेरे बेडरूम में हूँ, खटे भी हूँ, मैंने थे जनता के बारे में बताओगा। तो 7 नंबर पर, 7 का मतलब 7 रहो, यानी सभी साथ रहेंगे। और 8 नंबर पे अशोक कहता है कि मैंने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष धम्म यात्रा शुरू की। सबसे पहले मैं बोध गया, और अगर कुल जोड़ें तो 256 रातें मैंने यात्रा में बिताई। 256 रातें मैंने यात्रा के अंदर बिताई। उसके बाद में 9वां नंबर, तो जगह जगह गया अशोक, तो लोगों को आदर सत्कार करते हैं। तो अशोक बोलो भी आदर सत्कार बंद करो, भी आदर सत्कार बंद करो। उसके बाद में 10 नंबर, 10 में यश और कीर्ति निंदा आता है। 10 नंबर में यह कहता है यश और कीर्ति निंदा बंद करो, बंद। और फिर 11वां नंबर, तो 11वां नंबर पे यह कहते हैं भी सबसे बढ़िया है वो धर्म है। सबसे बढ़िया क्या है? सबसे बढ़िया धर्म ही है। तो धमदान ही सर्वश्रेष्ठ ध्यान है। धमदान ही सर्वश्रेष्ठ दान है। उसके बाद 12 नंबर, तो 12 नंबर में क्या है भी अपने अपने धर्म रखो चाहिए, अपने अपने धर्म रखो चाहिए, लेकिन एक दूसरे धर्म वालों की निंदा नहीं करेंगे। और 13वां आपको बता ही दिया। और लास्ट और 14वां क्या कहता है भी मैंने बहुत से शिलालेख लिखवाए हैं और आगे भी लिखवाता रहूँगा। ये तो शुक्र है टाइम उछलट गया, आगे भी लिखवाता रहूँगा। और लोग इसके बारे में क्या कहेंगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं धार्मिक जीवन जीऊँगा। धार्मिक जीवन जिएंगे। तो ये हो गए 14वां शिलालेख। और इसकी वो 4 लिपियाँ आपको बताई थी, ब्रह्मी, आरमाइक, खरोष्टी वगैरह। ठीक है, आप इसको थोड़ा देख लेना। तो अब देखते हैं हम स्तंभ लेख को।
तो अब हम देखते हैं स्तंभ लेख को। जो कितने हैं 7, 6 जगहों से 7 मिले हैं। तो इसकी एक वैसे एक ट्रिक है, RL PMT। RL PMT आप जैसे भी याद करो, रामलाल, रोशनलाल, जो भी है, और PMT। तो सबसे पहले देखते हैं हम प्रयाग स्तंभ लेख को। प्रयाग स्तंभ लेख कहां से मिला? कौशाम्बी से। कहां से? कौशाम्बी से। और यह जो है अकबर के समय जहांगीर ने इलाहाबाद किला में रखवाया था। और इस लेख में समुद्रगुप्त व जहांगीर की भी बातें हैं। किसकी? प्लस जहांगीर, जहांगीर की भी बातें हैं। 2 नंबर पे देखते हैं हम दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। तो दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख इसे फिरोज शाह ने दिल्ली मंगवाया और अपने महल के अंदर रखवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने इसे मीरान ए जरीन नाम दिया था। मीरान ए जरीन नाम दिया था। तो सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने इसी को पढ़ा था। कौन? जेम्स प्रिंसेप ने इसी को पढ़ा था। और विग्रह राज के 3 लेख भी इसके अंदर उत्कीर्ण है। कौन? विग्रह राज। तो उसके बाद में हम देखते हैं 3 नंबर को, मेरठ स्तंभ लेख। मेरठ स्तंभ लेख इसे भी फिरोज शाह ने दिल्ली मंगवाया और अपने इसे कुशल के महल में रखवाया था। कुशल के महल। और 4 नंबर पे आता है फिर, तो इसको मिटो देते हैं, तो 4 नंबर पर लोरिया अरेराज। लोरिया अरेराज यह चंपारण के अंदर जहाँ गांधी जी ने अपना आंदोलन शुरू किया था ना, चंपारण बिहार में पड़ता है, तो वहाँ से। और उसके बाद में आता है 5 पे लोरिया नंदनगढ़। यह भी उसी जगह से है, चंपारण में। और यह सबसे बड़ा बताया जाता है और इस पर मोर का चित्र बना हुआ है। 5 में मोर का चित्र बना हुआ है। और 6 नंबर पे आता है रामपुरवा स्तंभ लेख। रामपुरवा स्तंभ लेख यह भी कहाँ पर है? यह भी चंपारण बिहार के अंदर है। और यह बताते हैं यहाँ से क्या 2 मिले हैं। यहाँ से 2 मिले, एक पर लेख है और एक पर लेख है नहीं है। तो जिस पर लेख है उस पे वृषभ की आकृति बनी है, और जिस पर लेख नहीं है उस पर सिंह की आकृति बनी है। सिंह की आकृति बनी है। तो ये है बृहद स्तंभ लेख, जो 6 स्थानों से कितने मिले हैं? 7। और ये उसकी ट्रिक है, जैसे कि RL लोरिया अरेराज और लोरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा और प्रयाग, मेरठ और टोपरा। तो अब हम देखते हैं लघु स्तंभ लेख को। लघु यानी छोटा लेख। लघु स्तंभ लेख। लघु यानी छोटा जो लेख है। तो मेन तो 2 है, कौन कौन से?
सारनाथ और सांची, मेन तो ये दो है। उसके बाद में कौशाम्बी भी है और रुमन देवी भी है और निगलवा भी है। रुमन देवी और निगलीवा, निगलीवा सच है, निगलीवा। तो और इन लघु स्तंभ लेख को कहा जाता है जैसे कि रॉयल स्टोन लेटर। क्या कहा जाता है? रॉयल स्टोन लेटर। तो इनमें लगभग क्या है, राजकीय घोषणा है। तो इंपॉर्टेंट तो दो आपको बता दिया, सारनाथ और सांची। यह जो है लेख वो संघ भेद से संबंधित है, यानी संघ भेद से संबंधित है। तो हम पहले तो जो मेन है उसी को ही देखते हैं, सारनाथ को। सारनाथ सबको पता है, 4 शेर बने हुए हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए है और उल्टा कमल है, उल्टा कमल बना हुआ है। और फिर 4 जानवरों के चित्र हैं, बैल, घोड़ा, हाथी और सिंह। 4 जानवरों के चित्र हैं और यहां पर एक चक्कर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? चक्कर। तो इस चक्कर के अंदर बताई जाती हैं 24 तिलियां हैं, 24 तिलियां। और एक यहां ऊपर भी बना हुआ है, ये इसमें क्या है, कितनी है? 32 तिलियां हैं। कितनी उसमें? 32। तो इसको बोल सकते हैं हम धर्म चक्र, या प्रवर्तक भी कहा जाता है इसको, या महाधर्म चक्र। तो 24 वाले को क्या बोला जाता है? इसको रत्न चक्र भी कहा जाता है। 24 वाले को क्या कहता है? रत्न चक्र भी। और इसको आपको बताया है। और उसके बाद में अशोक के 2 स्तंभ लेख और हैं जो नेपाल के तराइन क्षेत्र से मिले हैं। नेपाल के तराइन क्षेत्र, नेपाल के तराइन क्षेत्र, और असम से कुछ नहीं मिला। चलो देखते हैं। और नेपाल से वो 2 मिले हैं और उसको आपको बता, एक निगलवी या निगाली सागर भी बोलते हैं उसको। निगलवी या निगाली सागर, और दूसरे को रुमनदेही या लुम्बिनी। तो बलिकरों का भी एक उल्लेख मिला है। बलि, वैदिक काल में बलि कहा जाता है टैक्स को। किसको? टैक्स को। तो कुछ गुफाएं भी लिखाई हुई थी जिसमें से जिसे हम गुहा लेख बोलते हैं, गुफाएं को गुहा लेख कहते हैं जो। तो गुहा लेख की भाषा तो ये प्राकृत है और लिपि क्या है? वही है ब्रह्मी। तो क्यों बनवाई थी? आजीविकों को देने के लिए बनवाई थी। बराबर में जो पहाड़ियाँ हैं, अशोक व दशरथ दोनों का ही उल्लेख आता है। अशोक ने आजीविकों को 7 गुफाएं दान दी थी। कितनी? 7 गुफाएं दान दी थी। लेकिन अपने को अशोक की देखनी है। बराबर में गुफाएं तो 4 गुफाएं हैं। बराबर में अगर देखें तो 4 गुफाएं हैं, जिसका नाम है सुदामा गुफा, 1 नंबर तो ये। पहली कौन सी? सुदामा गुफा। और दूसरी कर्ण चौपड़। कर्ण चौपड़। और तीसरी लोमस ऋषि की गुफाएं आती है, जो लोमस ऋषि गुफा वह दशरथ ने बनवाई थी। लोमस ऋषि किसने बनवाई थी? दशरथ ने।
बनवाई किसने थी? दशरथ ने। और एक आती है विश्व झोंपड़ी 4 नंबर पर। विश्व झोंपड़ी। तो सुदामा और कर्ण दोनों सी झोंपड़ी में रहते हैं, ठीक है, सुदामा और कर्ण, बस ऐसे ही याद होगी। तो अब हम बात करें अशोक की पत्नी की बात करें, तो पत्नी आपको बताई थी कौन? महादेवी। महादेवी जो बौद्ध धर्म से थी, और ये विदिशा के श्रेष्ठ की पुत्री थी। ये विदिशा के श्रेष्ठ की पुत्री थी, और इसके पुत्र थे कौन? महेंद्र पलस, उसकी बहन संघमित्रा। आपको पहले बताया हुआ है ये, महेंद्र पलस उसकी बहन संघमित्रा, मेन यही थी। और 1 नंबर पे यही थी मेन, और उसके बाद में कई नाम और है, कोई पूछ ले। कारुकावाकी, कारुवाकी, यह तीव्र की माता थी, यह तीव्र की माता थी। और उसके बाद में आता है तिस्य रक्षिता, तिस्य रक्षिता। और लास्ट में आते हैं पद्मावती, यह कुणाल की माँ थी। किसकी माँ थी? कुणाल की। कौन? पद्मावती। तो अब हम बात करें, थोड़ी बहुत बात हम अशोक के धर्म की करें, तो अशोक बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, बताया था। और कुछ सुन वापर की होनी पड़ता। तो शैली अनुश्रुति के अनुसार, शैली अनुश्रुति के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? न्यू ग्रोथ ने दी थी। किसने दी थी? न्यू ग्रोथ ने। और दिव्य दान प्लस हवेन सांग, दिव्य दान प्लस हवेन सांग के अनुसार अशोक ने बौद्ध धर्म बाल पंडित और समुद्रगुप्त से लिया था। बाल पंडित, बाल पंडित और समुद्रगुप्त से लिया था। और अशोक ने किससे दीक्षा ली थी? उपगुप्त से। किसे ली थी? उपगुप्त से। ये मैंने इतने आराम से क्यों लिखा? क्योंकि ये नाम थोड़ा सा रट लेना, क्या पता कोई पूछ ले, क्योंकि ये थोड़ा सा मेन है भी। अशोक ने दीक्षा किससे ली थी? समुद्रगुप्त से। अशोक ने किससे दीक्षा ली थी? उपगुप्त से। उपगुप्त, समुद्र नहीं, उपगुप्त से। तो अशोक के धर्म में एक इतिहासकार था जिसका नाम था कौन? प्लीट। क्या था? प्लीट। तो यह कहता है कि अशोक का धर्म एक राजधर्म है। यह क्या कहता है? अशोक का धर्म एक राजधर्म। अब थोड़ी बहुत बात करें अशोक के धर्म की, भी धर्म अपनाया और बौद्ध धर्म में कुछ अंतर है या नहीं है। तो 2-3 प्रकार के अंतर है। जैसे कि देखो, 4 आर्य रत्न है। आर्य सत्य, आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य। तो अष्टांगिक मार्ग इसका अशोक जिक्र नहीं करता। और बौद्ध धर्म में बात की जाती है निर्माण की। बौद्ध धर्म में बात की जाती है निर्माण में, और जबकि निर्माण की जगह अशोक बात कर रहा है स्वर्ग की। क्या बात कर रहा है? स्वर्ग की। तो अब धर्म प्रचारक भेजे थे कुछ, धर्म प्रचारक भेजे थे कुछ। तो कौन कौन आया, किस प्रकार आया? देखो,
तो सबसे मेन तो एक ही है, मेन कौन है? महेंद्र प्लस उसकी बहन संघमित्रा। महेंद्र प्लस उसकी बहन कौन? संघमित्रा। उसको कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। कहाँ भेजा था उसको? श्रीलंका। और उसके बाद में कौन आता है? 1 नंबर हो गया। उसके बाद में 2 नंबर। 2 नंबर को किसने भेजा था और किसको भेजा था? मंजतिका। मंजतिका। मंजतिका, ये नाम थोड़ा उठपटांग है, बस 2-3 बार इसको देखना पढ़ना और उसके बाद पता चल जाएगा। मंजतिका कहाँ भेजा था? जम्मू कश्मीर। गंधार क्षेत्र के अंदर। और उसके बाद में रक्षित, उसको कहाँ भेजा था? कर्नाटक के अंदर। कहाँ भेजा था? कर्नाटक के अंदर। उसके बाद नाम आता है मंजिम। क्या नाम आता है? मंजिम। तो उसको कहाँ भेजा था? हिमालय क्षेत्र में भेजा था। हिमालय क्षेत्र में। और उसके बाद में आता है सोना प्लस उत्तरा। सोना प्लस उत्तरा, इसको भेजा था स्वर्ण क्षेत्र के अंदर। स्वर्ण क्षेत्र के अंदर। अब थोड़ी बहुत बात बची है प्रशासन और साहित्य की कुछ, बाकी लगभग बातें तो हम कर ली थी, लेकिन थोड़ा बहुत और देख लेते हैं इसको। वीडियो तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन चलो। तो चाणक्य की पुस्तक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। क्या नाम है? अर्थशास्त्र। यह चाणक्य ने लिखी थी। चाणक्य कुटिल बुद्धि होने के कारण उसका दूसरा नाम क्या है? कौटिल्य। दूसरा नाम क्या पड़ गया उसका? कौटिल्य। तो जन्म की बात करें इसका, जन्म तो तक्षशिला आपको बताया था, जो वर्तमान में कहां पर है? पाकिस्तान के अंदर। और पिता का नाम क्या था? चणक। पिता क्या नाम था? चणक। तभी शायद उनका नाम चाणक्य पड़ा था। और माता का नाम था यशोमती। यशोमती। तो चाणक्य को भारत का मैकियावली कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकियावली। मैकियावली। मैकियावली क्यों कहते हैं? क्योंकि मैकियावली की पुस्तक है द प्रिंस। द प्रिंस। इससे इसकी अर्थशास्त्र की तुलना होती है, तब कहते हैं इसको मैकियावली। और अर्थशास्त्र का विषय क्या होता है? मेन इकोनॉमिक्स होता है। और जबकि राजनीतिक से संबंधित है ये पुस्तक। तो राजा को क्या करना चाहिए, मतलब इस पुस्तक के अंदर बताया गया है भी राजा को क्या करना चाहिए, राजा कैसा बनना चाहिए, मतलब दुश्मन कमज़ोर हो तो राजा को क्या करना चाहिए, दुश्मन अगर तेज हो तो राजा को क्या करना चाहिए, मतलब इन सब से संबंधित थी ये। तो इसको हम इकोनॉमिक्स तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये राजनीतिक से मतलब संबंधित थी। तो इस पुस्तक को किसने खोजा? तो 1905 के अंदर श्याम शास्त्री ने। 1905 में श्याम शास्त्री ने खोजा था। तो मैसूर संग्रहालय से इसकी भाषा संस्कृत मिली है। इसकी भाषा क्या है? संस्कृत। तो इस पुस्तक में 15 अधिकरण है और 180 प्रकरण है। 15 अधिकरण और 180 प्रकरण। इस पुस्तक के अंदर 15 अधिकरण और 180 प्रकरण है। तो अन्य पुरुष शैली के अनुसार, अन्य पुरुष शैली या सूत्र शैली में लिखा गया कि छठे अधिकरण में एक सिद्धांत है। कौन सा? सप्तांग सिद्धांत।
सिद्धांत। सप्तांग सिद्धांत, तो उसमें क्या बताया गया है भी सप्तांग सिद्धांत के अंदर, यानी एक राजा के पास सात चीजें होनी अनिवार्य है। तो 7 चीजें अनिवार्य हैं, देखो कौन कौन सी। एक नंबर पे मेन राजा तो होगा ही होगा, राजा। तो चाणक्य ने राजा को इंद्र और यम का रूप बताया है, इंद्र और यम का रूप बताया है, किसने? चाणक्य ने। और 2 नंबर पे क्या होंगे? ये वो 7 चीजें हैं जो मैंने अभी बताया, जो राजा के पास 7 चीजें होनी चाहिए सप्तांग सिद्धांत के अंदर। 2 पे अमात्य, अमात्य यानी कि मंत्री, मंत्री होना चाहिए। और उसके बाद में 3 नंबर पर जनपद, यानी राजा के पास जनता होनी चाहिए। और फिर 4 नंबर के अंदर बताया है द्रुग, तो सबसे इंपॉर्टेंट है द्रुग। और 5 नंबर पे कोष, कोष यानी नगरी, कोष यानी कोष यानी खजाना। कोष खजाना। और 6 नंबर पे क्या बताया? सेना, भी राजा के पास सेना होना चाहिए। और लास्ट है 7 नंबर पे बताया है कि मित्र, राजा के पास भी मित्र होना चाहिए। ये सप्तांग सिद्धांत है। तो और इस पुस्तक में 9 प्रकार के दास बताए गए हैं, 9 प्रकार के दास। अब देखते हैं हम मौर्यों का प्रशासन। मौर्यों का प्रशासन। प्रशासन तो भारत का पहला प्रशासन तो ये मानो भी केंद्रीकरण, मतलब कि कैसा भी प्रशासन हो केंद्र बिंदु राजा ही रहेगा, राजा का निर्णय अंतिम निर्णय रहेगा। और मैगथनीज की पुस्तक इंडिका में लिखा गया है। मैगथनीज की पुस्तक कौन सी है? इंडिका। और पुस्तक के अनुसार क्या कहते हैं कि चंद्रगुप्त के चारों ओर बॉडीगार्ड रहते थे, और बॉडीगार्ड में भी कौन? महिलाएं रहती थी। फिर तो चंद्रगुप्त को कोई डर ही नहीं था। और यह बात मैगथनीज लिखता है अपनी पुस्तक इंडिका के अंदर। अब देखो, एक होता है मंत्री परिषद, एक होता है मंत्री परिषद, और एक होता है मंत्रीण। क्या होता है? एक होता है मंत्री। मंत्री परिषद में जो सदस्य चुने जाते थे उनका एक टेस्ट होता था, और उसका क्या होता था? एक टेस्ट होता था, और उस टेस्ट का नाम होता था, उस परीक्षा का नाम होता था क्या? उपदा परीक्षा। क्या होता था? उपदा परीक्षा। और वेतन की बात करें 12,000 पण, तो 12,000 पण। और ये तो इसकी बात बता दी। और दूसरे की बात करें मंत्रिण की, तो मंत्रिण इससे अच्छी पोस्ट होती थी, यानी कि परीक्षा वही आती थी लेकिन पोस्ट इससे अच्छी होती थी, मंत्री परिषद थे। और इसमें 4 या 5 लोग होते थे। कौन? पीएम, पुरोहित और सेनापति और सन्निदाता, और एक युवराज। क्या क्या बताया? पीएम, पुरोहित, सेनापति और सन्निदाता, एक युवराज। वेतन इसका होता था 48,000 पण। तो इसका क्या काम होता था? राजा को सलाह देना। क्या काम होता था इसको? राजा को सलाह देना।
तो अब हम देखते हैं तीर्थ के बारे में। तीर्थ महापात्र। तो चाणक्य ने 18 प्रकार के तीर्थों का वर्णन किया। 18 प्रकार के तीर्थों का वर्णन किया। तो फिर अब हम मेन तीर्थ कौन सा माने? कंफ्यूजिंग वाली बात है। यह प्रशासन वगैरह थोड़ा टफ टाइप आता है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये कभी कभार इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसके बाद हम बात करें सैन्य प्रशासन की। सैन्य प्रशासन। तो सैन्य प्रशासन नंदों से 3 गुणी सेना बताई जाती है मौर्यों की। किससे? नंदों से 3 गुना बड़ी सेना बताई जाती है। किसकी? मौर्यों की। सेना में कौन थे? सेना में वही 4 वर्ण के लोग होते हैं, यानी कि 4 जातियों के। सैन्य की छावनियों, सैन्य की जो छावनी होती है उन्हें कहा जाता था क्या? गुलम कहा जाता है। तो चाणक्य ने सेना 3 प्रकार की बताई है। कौन कौन सी? तो चाणक्य ने 3 प्रकार की सेना बताई है। राजा की स्थायी सेना और किराए की सेना और नगरपालिका की सेना। 1 नंबर पे देखें, राजा की स्थायी सेना। तो उस सेना को क्या कहते थे? मॉल सेना कहते थे। क्या कहते थे? मॉल सेना। और 2 नंबर पे आते हैं किराए की सेना। किराए की सेना, और किराया पर इन्हों लाता होगा। और 3 नंबर पे आता है नगरपालिका की सेना। नगरपालिका की सेना 3 नंबर पे। और चाणक्य के अनुसार 3 प्रकार के युद्ध बताए गए हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। चलो ऐसे लिख लो, 3 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर, 1, 2 और 3। तो 1 नंबर पे क्या हो गया? प्रकाश युद्ध। प्रकाश युद्ध यानी सही ढंग से लड़ा जाए या सही परंपरा से लड़ा जाए, वो जैसे कि हल्दी घाटी युद्ध वगैरह जो भी है, तो सही तरीके से लड़ा जाए, वो हो गया प्रकाश युद्ध। और दूसरा युद्ध कूट युद्ध, यानी कि छल कपट वाला युद्ध, जिसमें मतलब छल कपट हो, धोखाधड़ी हो, वो युद्ध। और तीसरा बताया है तीसरी युद्ध। तीसरी युद्ध, उसमें क्या होता है? जैसे विष कन्या द्वारा, मतलब विष द्वारा राजा को मरवा दिया जाए, उसे क्या बोलते हैं? तीसरी युद्ध। अब देखते हैं गुप्तचर की व्यवस्था कैसी थी। गुप्तचर, गुप्तचर, गुप्तचर यानी गुप्त, छुपकर काम करने वाले, उन्हें बोलते हैं गुप्तचर। तो गुप्तचर में कौन रहते थे? महिला प्लस पुरुष। महिला प्लस पुरुष, महिला प्लस पुरुष रहते थे, दोनों ही रहते थे। तो गुप्तचर का गणिकाएं भी करती थी। गणिकाएं बोलते थे वेश्या को। किसको बोलते थे? वेश्या को। तो गुप्तचर का कार्य क्या था? मेन तो ये देखते हैं गुप्तचर का कार्य। इसका कार्य था भी अधिकारी और जनता के बीच में ध्यान रखना। उस समय पुलिस को कहा जाता था क्या? रक्षिन। क्या कहा था? रक्षिन यानी रक्षित
रक्षा करने वाला, तो रक्षिण कहते थे। अब मौर्यों की टैक्स की बात करें, टैक्स, तो किस पर टैक्स? भूमि पर टैक्स। तो पहले तो बात करें कि भूमि कितने प्रकार की थी। तो भूमि दो प्रकार की बताई जाती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक तो राज की भूमि और दूसरी आती है निजी भूमि। दूसरी क्या? निजी भूमि। तो राज की भूमि में इस टैक्स को लिया जाता था, उसे बोलते थे सित्ता। क्या बोलते थे? जो राज की भूमि से टैक्स लिया जाता था उसको बोलते थे क्या? सित्ता। और निजी भूमि से टैक्स लिया जाता था उसको बोलते थे क्या? भाग। क्या बोलते थे उसको? भाग। और इस टैक्स को क्या बोलते थे? कर बोलते थे। सबको ही पता होगा क्या बोलते थे? कर। तो मैगथनीज यह कहता है कि भूमि पर जो कर लगता था, जो टैक्स लगता था, वो क्या था? 1/4 था। क्या था? 1/4। और चाणक्य कहता है कि 1/6 था। 1/6। क्या बात हुई? इन दोनों की बनती नहीं थी क्या आपस में? तो अब देखते हैं कि मौर्यों का समाज, सामाजिक जीवन। उस समय मैगथनीज यह कहता है कि 7 ही जातियां थी। तो सबसे महत्वपूर्ण जाति थी वो क्या थी? दार्शनिक। क्या थी? दार्शनिक। सबसे महत्वपूर्ण जाति कौन थी? दार्शनिक। तो इनको ज़्यादा इज्जत मिलती थी क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोग होते थे। तो सबसे कम व सबसे छोटी जाति कौन सी होती थी? मंत्री। मंत्रियों। और सर्वाधिक जाति कौन सी थी जो वर्तमान में भी है? वो क्या था? कृषक यानी किसान। अब दार्शनिक के भी प्रकार बताए जाते हैं। तो दार्शनिक के 2 प्रकार बताए जाते हैं, तो ब्रोकोमेन दार्शनिक और सदामेन दार्शनिक। दार्शनिक और सदामेन दार्शनिक। ब्रोकोमेन दार्शनिक और सदामेन दार्शनिक। तो इसका क्या काम था? घर में रहना। क्या? घर में रहते थे। और दूसरे का, सदामेन का दार्शनिक का क्या काम था? यानी कि यह सन्यासी जीवन जीते थे। क्या कहते थे? सन्यासी जीवन जीते थे। तो अब बात करें मौर्यों की महिला की स्थिति कैसी थी। बस ये लास्ट है। तो मौर्यों की महिला स्थिति को देखते हैं। स्थिति ठीक थी, विधवा विवाह भी होता था उस समय। तो विधवा प्लस नियोग प्रथा, वैसे तो ये आर्यों से चली आ रही है नियोग प्रथा। वैदिक सभ्यता में इसका भी जिक्र है। तो वैदिक सभ्यता में यह माना जाता है कि महिला जो है वो निसंतान नहीं बनना चाहिए। जैसे कि महिला का विवाह हुआ हो और मान लो उसके पति की मृत्यु हो जाए, तो वह विधवा विवाह भी कर सकती है। और अगर नहीं भी करना चाहती तो इसके लिए दूसरा क्या है? नियोग प्रथा। नियोग प्रथा। इसके अंदर क्या होता है? देखो, इसके अंदर होता है कि मान लो उसके पति की मृत्यु हो जाए, तो उसके दूसरे पुरुष जैसे कि देवरती आदि उसके साथ मतलब संबंध वो तब तक रख सकती है जब तक उसके संतान उत्पन्न ना हो जाए। तब तक संबंध रख सकती है जब तक लिए संतान उत्पन्न ना हो जाए। तो वह क्या होती थी? नियोग प्रथा। क्या होती थी? नियोग प्रथा। तो वैदिक सभ्यता नियोग प्रथा से जो संतान उत्पन्न होती थी उसको क्या बोलते थे? उसको बोलते थे क्षत्रज।
क्या बोलते थे उसको, छत्र। अब कौटिल्य 8 प्रकार के विवाह का जिक्र करता है, 8 प्रकार का विवाह का जिक्र करता है। कौटिल्य ने तलाक को मोक्ष कहा है। क्या कहा है? तलाक को क्या कहा है? मोक्ष। कई जगह कौटिल्य ने महिलाओं के लिए कुछ शब्द प्रयोग किए, जैसे कि अनिष्कासिनी, क्या? अनिष्कासनी। और मतलब कि बाहर नहीं निकलती हो घर से, इसका मतलब है घर से बाहर नहीं निकलती। और दूसरा जो शब्द है वो है असूर्यपच्चा। असूर्यपच्चा यानी कि इसको कभी सूर्य ने भी नहीं देखा, इसको कभी सूर्य ने भी नहीं देखा। और अनिष्कासिनी था, इसका मतलब आपको बताया कभी सूर्य ने भी नहीं देखा। और महिलाओं के बारे में भी कुछ थोड़ा जिक्र और करता है, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। क्या टाबरो बोर तो कौन हो रहा नहीं। तो गणिकाएं का भी जिक्र होता है, किसका? गणिकाएं का। गणिकाएं यह राजाओं के नियुक्त होती थी, राजाओं में नियुक्त होती थी। और फिर बात करें रूपा जीवा, रूपा जीवा, तो इसका मतलब यह है कि यह वो महिला है ना, यह वो महिला है जो अपने रूप से जीवन यापन करना, सुंदरता से जीवन जो भी है, मतलब अपना खुद का खर्चा तो खुद चलाती हो तरीके से, मतलब यापन करना जीवन। अगर सीधे तरीके से बात करें तो वेश्या, इसका मतलब क्या है? वेश्या। तो क्योंकि यह भी सरकार को टैक्स देती थी और इसका एक अलग से संगठन होता था वेश्याओं का, तो उसे क्या कहते थे? बंदिक पोषण। क्या कहते थे? बंदिक पोषण, बंदिक पोषण। तो और एक जो राजा को श्राप परोसती थी या श्राप देती थी, उसको क्या कहते थे? पैसल रूपा। क्या कहते थे? पैसल रूपा। तो कौटिल्य ने कहा कि वेश्या दक्षिणी साइड में रहेंगे, यानी कि मतलब ढूंढने में परेशानी नहीं आ गई, तो इनका नगर बताया है दक्षिणी साइड में। तो अब थोड़ी बहुत बात करते हैं हम खान पान की। खान पान कैसा था, क्या है क्या नहीं है। तो कौटिल्य ने 3 प्रकार की फसलें बताई है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। और जबकि मैक्सनीज बताता है कि 2 प्रकार की फसलें हैं। अब बताओ भाई इनका क्या लोचा है? कितने प्रकार की बताते हैं? 2 प्रकार की। तो सबसे अच्छी फसल कौन सी थी, जो सर्वोत्तम थी, वो क्या थी? चावल। सबसे अच्छी क्या थी? चावल। और सबसे घटिया थी वो क्या थी? ईख, यानी गन्ना। अब बताओ दोस्तों, इतने में किसके समस्या है? थारे भी समस्या है क्या? थारा है? मेट दियो हमसे तो बता दो। देखो समस्या क्या है। पहले चंद्रगुप्त बना था गणानंद को हराकर, और इधर सीरिया से संबंध हमने पहले से बना रखा है। सीरिया का कौन था? सेलेकुस संधि के तहत, और उधर संधि के तहत अपना विवाह हो गया, मैक्थनीज दरबार में आ गया, और 4 प्रांत दिए थे, काबुल, कंधार, हेरत और मकरांत, और हम उसने 4 प्रांत दिए थे, हमने 500 हाथी दे दिए। और बाद में सौराष्ट्र वो गवर्नर जेल बनवाई थी, और बाद में बिंदुसारा बन गया राजा। बताओ क्या समस्या है? बिंदुसार का कुछ है नहीं, बस वही सीरिया से संबंधित और 3 चीज़ें थी दार्शनिक वगैरह, अंगूरी शराब, सूखा अंजीर वगैरह।
फिर आ गया अशोक। चलो ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक वगैरह कमेंट जरूर करके बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।